Dear students, welcome back. Philosophical Foundation of Education, Unit 5. Next philosopher is Rabindranath Tagore. Educational philosophy of Tagore is influenced by his own life. Though Tagore was fully aware of the ideas of the Western thinkers on education, he based his own ideas on the ancient Indian thought. Tagore was dead against the traditional system of education which confined the child within the four walls of the classroom or the home. According to him, nature is the best curriculum and teacher for the child. To analyze the educational principles of Tagore, it can be said that he was a follower of naturalism as well as pragmatism. But his educational philosophy is highly based on the naturalistic system of education. Tagore believes self-education which is based on self-realization. Tagore believed on complete freedom and independence of the child. These independence or freedom will be of intellect, decision, heart, knowledge, action, and worship. Tagore believes in perfection of doing things. Hence, only passing examination and getting a degree is not the aim of education. The concept of universality has defined in Tagore's concept of education. He believes true education is something that the individuals think and act going beyond his or her individual soul and rather to faith and work for realizing the universal soul. Now, life sketch of रविंद्रनाथ टैगोर. जीवन परिचय. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को बंगाल के एक शिक्षित, धनी तथा सम्मानित परिवार में हुआ था. उनकी शिक्षा भार प्राय उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के ऊपर ही रहा. देवेंद्रनाथ जी ने अपने प्रिय पुत्र को संस्कृत पढ़ाई तथा भारतीय दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा भी दी. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए टैगोर बंगाल अकादमी में भेजे गए. यहाँ के क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षण से वे बहुत जल्दी ऊब गए. इससे उनके मन में तत्कालीन शिक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई. फलस्वरूप उन्होंने उस अकादमी में पढ़ना छोड़ दिया. सन 1877 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, परंतु उनकी संतुष्टि वहां भी नहीं हुई और वे बिना कोई शिक्षा की डिग्री लिए हुए भारत लौट आए. इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा अधिकतर गृह शिक्षण तथा स्व अध्याय के द्वारा घर पर ही हुई. उन्होंने बाल्यावस्था से ही बंगाली पत्रिकाओं में लेख देने आरंभ कर दिए. शनै शनै उनको शिक्षा के प्रति इतना प्रेम बढ़ने लगा कि उन्होंने अनेक प्रशंसनीय कविताएं, उपन्यास तथा नाटक लिखे. इससे वे न केवल एक सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार तथा दार्शनिक के रूप में ही प्रसिद्ध हुए, अपितु उन्हें ऋषि की संख्या से विभूषित करके गुरुदेव भी कहा जाने लगा. रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का आंग्ल भाषा में अनुवाद किया. इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया.
उसी वर्ष उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से भूषित किया। यही नहीं, सन 1915 ईस्वी में भारत सरकार ने भी टैगोर को नाइट की उपाधि प्रदान की, परंतु उन्होंने इस उपाधि को जलियांवाला बाग नामक कांड के क्रोध में लौटा दिया। डॉक्टर टैगोर ने काफी भ्रमण किया। वे यूरोप, जापान तथा यूएसए भी गए। उन्होंने 22 सितंबर 1921 ईस्वी को विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की। इस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का आशय पूरब तथा पश्चिम के मध्य समन्वय स्थापित करना था। टैगोर ने इस संस्था के विकास हेतु 20 वर्ष तक अथक प्रयास किया। अंत में उनकी जीवन लीला सन 1941 में समाप्त हो गई। भारत के महान शिक्षक, साहित्यकारों व कवियों में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। वे महान कवि, राष्ट्रीय नेता और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने अपनी कविताओं, कहानियों, कथनों, लेखों और भाषणों के द्वारा संसार भर में मानववाद और प्रकृतिवाद का प्रसार किया था और प्रचलित भारतीय शिक्षा के दोषों को उजागर किया था। बालक की इस प्रकृति और उसमें कैसे संस्कार उत्पन्न किए जाए, इस पर उनका विशेष बल था। Rabindranath Tagore was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism. Author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Rabindranath Tagore was primarily an educationist rather than a political thinker. He put emphasis on naturalism for framing educational model. In education, freedom is the basic guiding force for inculcating interest within a student who will derive inspiration from nature to pursue any branch of knowledge he likes. Tagore's education marked a novel blending of the ideas of the East and West. The spiritualism of Indian philosophy and progressive outlook of the Western people were blended together to give rise to an educational philosophy which marked its distinction in comparison to other educationists of India. Tagore envisaged that nature is the best teacher. No pressure should be exerted upon the student to learn. It is nature which will be the guiding force to inculcate the spirit of learning in the mind of a student to pursue the type of education he likes. It will shape his behavior and character. The establishment of Shanti Niketan fulfilled the desired goal of Tagore. In the educational field, he rejected book-centered education for students. To him, it is not fair to confine the minds of boys and girls to textbooks only. It will kill the natural instincts of a student and make him bookish. It will kill his creative skills. The students should be
freed from the book-centered education and should be given a broader avenue for learning. According to him, education should be for the heart. He explained freedom in three ways. That is, freedom of heart, freedom of intellect, and freedom of will. According to Tagore, teaching should be practical and real, but not artificial and theoretical. Tagore attached great importance to the fine arts in his educational curriculum. To him, games, dance, music, drama, printing, etc. should form a part of educational process. Students should take active part in this finer aspect of human life, as they are very essential to enrich soul. In his words, speaking is for mankind and music for nature. Speaking is clear and limited by its needs, whereas music is mystic and expressive for a romantic eagerness. Tagore was aware about the rural poverty of our country, so he wanted to eradicate it through education. The vocational training imparted in different crafts to the students would make them skilled artisans in their field. They can remove the poverty of the rural world by applying their education, helping thereby in the process of rural reconstruction. Tagore's system of education emphasizes the intellectual, physical, social, moral, economic, and spiritual aspect of human life. Education can develop a new pattern of life. This can culminate in the realization of universal man, by which a man can develop an integrated personality. Tagore's theory of education is marked by naturalistic and aesthetic values. He had a belief that the widest road leading to the solution of all our problems is education. Now, philosophy of life of रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक दार्शनिकों तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आदर्शवादी दर्शन को अपनाया और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों में अटल विश्वास करते हुए आध्यात्मिकता को प्राप्त किया। इस आध्यात्मिकता को प्राप्त करना मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना। स्मरण रहे कि आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ईश्वर की सत्ता को अवश्य स्वीकार करते थे, परंतु उन्होंने ईश्वर को केवल सर्वोच्च मानव के रूप में स्वीकार किया तथा सृष्टि को उसकी अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण किया। वस्तुस्थिति यह है कि टैगोर अद्वैतवादी थे, अतः उन्होंने स्वयं लिखा, हमें ईश्वर को खोजते हुए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इस संसार से मुक्ति दिला सके तथा अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित कर सके। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर एक है तथा उसने मनुष्य की प्रकृति की रचना की है।
वे कहते थे कि हम उसमें, इन हिम, तथा उसके द्वारा, थ्रू हिम, मनुष्य मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एकत्व, यूनिटी की स्पष्ट झलक देखते हैं। अतः उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया। ध्यान देने की बात है कि टैगोर मानवतावादी भी थे। उन्होंने मानव को ईश्वर का रूप माना और उसकी विभिन्न शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास का समर्थन करते हुए मानव और मानव के बीच पाए जाने वाले विभाजन अथवा मतभेद की निंदा करते हुए आपसी एकता पर बल दिया। संक्षेप में टैगोर मानव को सम्मान तथा स्वतंत्रता दिलाकर उसकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते थे। इसके लिए मानसिक तथा नैतिक प्रगति परम आवश्यक है। अतः उन्होंने मानसिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। टैगोर केवल दार्शनिक तथा समाज सुधारक ही नहीं थे, अपितु वे राष्ट्रवादी भी थे। वे भारत को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाने, आपसी भेदभाव मिटाने तथा निर्धनता एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल दिया। टैगोर का दर्शन भारतीय आध्यात्मिक विश्वबोध दर्शन, प्रकृतिवाद और मानववाद का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। वे परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। वे आदर्शवादी थे। वे प्रकृतिवादी को वास्तविक मानते थे। वे प्रकृति के सौंदर्य में ईश्वर का वास मानते थे। वे उपनिषदों से बहुत प्रभावित थे और मानते थे कि आत्मा 3 कार्य करती है। प्रथम, मानव को आत्मरक्षा के लिए सचेतन और प्रेरित करना। द्वितीय, ज्ञान विज्ञान की खोज करना। तृतीय, ईश्वर जो अनंत और शाश्वत है उसे समझने और पाने में योग देना। वे भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को महत्वपूर्ण मानते थे और उसे पाने पर बल देते थे। वे भौतिक ज्ञान को इंद्रियों द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान को योग व चिंतन से पाने पर बल देते थे। वे वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श जीवन का मूल मंत्र मानते थे। वे पूर्वी व पश्चिमी ज्ञान में समन्वय व एकता के पक्षधर थे। वे आदर्श व्यक्तित्व व मानव मूल्यों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। टैगोर मानववाद के पुजारी थे। वे मानवीय गुणों और मूल्यों को सभी में विकसित करना चाहते थे। टैगोर के अनुसार, where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches as arms towards perfection, where the clean stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forwarded by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country away. टैगोर का शिक्षा दर्शन।
टैगोर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम, अतः सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय की क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था, अतः उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का घोर विरोध किया और बताया कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वहां बालक को जीवन तथा विश्व के स्वर के मिलन से पूर्णतया अवगत कराए तथा दोनों के मेल के मध्य संतुलन स्थापित करे। टैगोर ने इस आदर्श को अपने विश्व भारती में पूरा किया। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। इसके लिए उसे हर प्रकार के बंधनों से अलग रखना चाहिए, वरन वह कक्षा में डर के सारे अजायब घर के नमूने की भांति चुपचाप बैठा रहे। अतः रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। वे कहते थे कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए, उसकी मात्रा तथा पठन पाठन विधियों का प्राकृतिक होना बालक के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इस प्रकार के शैक्षिक वातावरण से बालक और प्रकृति के मध्य वास्तविक संपर्क स्थापित हो जाता है, जिससे बालक को प्रसन्नता तथा आनंद का अनुभव होते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इस दृष्टि से टैगोर ने अपनी शैक्षिक संस्था शांति निकेतन को नगर के कोलाहल से बहुत दूर प्रकृति की गोद में खोला। टैगोर ने बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर बल अवश्य दिया, पर समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने शिक्षा को समाज की जीवनदायिनी धारा माना तथा समाज सेवा का साधन माना। टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे, अतः समाज से उनका तात्पर्य संकुचित न होकर विश्व समाज था। वे कहते थे कि शिक्षा को जीवन के अनुसार होना चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो इससे समाज को कोई लाभ न हो सकेगा। इस दृष्टि से शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए तथा उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। टैगोर ने स्वयं लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। Next to nature, the child should be brought into touch with the stream of social behavior. टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इस रूप में वे अपने स्वयं के प्रयासों से ही प्रकट हुए। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु। इस परिवार में कला, कविता, संगीत, नाटक, विज्ञान तथा दर्शन आदि सभी अच्छी अच्छी बातों के विशेषज्ञ मौजूद थे। टैगोर की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उक्त सभी बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वयं ही ग्रहण कर लिया।
इस स्वशिक्षा के द्वारा टैगोर की समस्त मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास पूर्ण रूपेण होता रहा। उन्होंने पश्चिमी देशों के शिक्षा शास्त्रियों का भी अध्ययन किया और अंत में सुनील चंद्र सरकार के शब्दों में उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था तथा जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना। According to Sunil Chandra Sarkar, he discovered for himself all the theories and principles of education which he was later to formulate for himself and use in his Shantiniketan experiment. टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रथम, बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाए। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए जिससे उसमें समाज सेवा तथा स्वशासन की भावनाएं विकसित हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार विदेशी शिक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध राष्ट्र के जीवन से होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों को भारतीय समाज की पृष्ठभूमि तथा भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करे। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। बालक को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाए। बालकों को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा बालक को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे, न कि केवल एक अच्छा लिपिक, कृषक अथवा शिल्पी। स्कूलों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अब शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे, क्योंकि वह शिक्षा बालक को समय से पहले ही प्रकृति की गोद से छीनकर उसे कक्षा की चार दीवारी में तथा कुछ दिन पश्चात दफ्तर अथवा फैक्ट्री में बंद कर देती। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर का प्रकटीकरण मनुष्य के अपेक्षा प्रकृति की गोद में अधिक स्पष्ट है, अतः बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, जिससे उसमें संसार की सभी वस्तुओं में मेल तथा प्रेम की भावना विकसित हो जाए। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए टैगोर ने स्वयं लिखा है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सोचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करते, अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। नाउ एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। यद्यपि टैगोर ने शिक्षा पर कोई पुस्तक अलग से नहीं लिखी है, फिर भी उनके लेखों से पता चलता है कि उन्होंने बालक की शिक्षा के लिए लगभग उन्हीं उद्देश्यों का समर्थन किया है जिनका निर्माण
भारत के प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने किया था। निम्न पंक्तियों में हम टैगोर की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम, शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट एम। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के शरीर का विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक के शरीर का विकास पूर्ण रूप से हो जाए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, फूलों को तोड़ने तथा प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार की शैतानियां करके खेल कूद तथा व्यायाम को आवश्यक बताते हुए पौष्टिक भोजन पर बल दिया। अगला उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, मेंटल डेवलपमेंट एम। टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना। उन्होंने रूसों की भांति पुस्तकों का विरोध किया और बताया कि बालकों को प्राकृतिक क्रियाएं करने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए वह ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता रहे। टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है कि जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा होना असंभव है। अगला उद्देश्य, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों अथवा आदर्शों पर प्रकाश डाला तथा उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन, शांति और धैर्य, नम्रता, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति एवं ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। अगला उद्देश्य, सभी शक्तियों के विकास का उद्देश्य, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फैकल्टीज एम। टैगोर का व्यक्तिवाद प्रसिद्ध है। वे इस बात में विश्वास करते थे कि बालक की सभी सुषुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। उनका विचार था कि पुस्तकों, नियमों तथा शिक्षकों की अपेक्षा बालक का मूल्य कहीं अधिक है। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं जैसे आत्मोद्धार, आत्मानुभाव, आत्मपूर्णता तथा आत्म प्रदर्शन आदि को बल केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः टैगोर ने बालक को शिक्षा के परंपरागत नियमों के बीच कुचला जाने वाला विरोध किया तथा उसको प्रेमपूर्ण वातावरण में रखते हुए मस्तिष्क तथा आत्मा की स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया, जिससे वह पुस्तकों के चक्कर से बचकर अपनी शक्तियों का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। अगला उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एटीट्यूड एम। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करना।
इसमें संदेह नहीं कि टैगोर व्यक्तिवादी थे, परंतु इस बात में भी दो मत नहीं हो सकते कि वे समाजवादी भी थे। वे जितना महत्व व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व के विकास को देते थे, उतना ही वे समाज तथा सामाजिक सेवा को भी महत्वपूर्ण मानते थे। वास्तव में टैगोर यह चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतरराष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वहां अंतरराष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण मानव, कंप्लीट मैन बनाना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा व समाज सभी का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। जो शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि लिखना पढ़ना सीखे हुए गाड़ी घोड़ा सोई, वहां शिक्षा ही नहीं। विद्या का यहाँ अपमान मनुष्य जाति के लिए कदाचित शुभामान नहीं है। इंडिया हैज proved that it has its own mind, which has deeply thought and felt and tried to solve according to its light the problems of existence. The education of India is to enable this mind of India to find out truth, to make this truth its own wherever found, and to go give expression to it in a manner as only it can. इसका अर्थ है भारत का स्वयं अपना मस्तिष्क है और भारत की शिक्षा उसी के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा का सर्वोत्तम कार्य प्रयोजन है कि हमें यह अनुभव कराए कि मानव के रूप में जीना महान होता है, जिसमें इसके आदर्श के लिए दर्शन शास्त्र की, अपनी अभिव्यक्ति के, कविता की और अपने व्यवहार के लिए साहस आवश्यकता होती है। The best function of education is to enable us to realize that to live as man is great, requiring profound philosophy for its ideas, poetry for its expression, and heroism in its conduct. Aims of education according to Rabindranath Tagore. The aim of education as reflected in educational institution Shantiniketan founded by Rabindranath Tagore are as follows. First is self-realization. Self-realization is an important aim of education. Manifestation of personality depends upon the self-realization and spiritual knowledge of individual. Spiritualism is the essence of humanism. This concept has been reflected in Tagore's educational philosophy. Intellectual development. Tagore also greatly emphasized the intellectual development of the child. By intellectual development, he means development of imagination, creative free thinking, constant curiosity, and alternates of the mind. Child should be free to adopt his own style of learning, which will lead to his all-round development. Third aim of education is physical development. Tagore's educational philosophy also aims at the physical development of the child. He gave much importance to a sound and healthy physique. There were different kinds of exercises. Yoga, games, and sports were prescribed in Shantiniketan as integral part of the education system. Next aim, love for humanity. Tagore held that entire universe is one family. Education can teach people to realize oneness of the globe. Education for international understanding and universal brotherhood is another important aim of his educational philosophy.
The feeling of oneness can be developed through the concepts like fatherhood of God and brotherhood of man to prove that all creatures are equal on this earth. Next aim is establishment of a relationship between man and God. Man bears the diverse qualities and potentialities offered by God. These qualities are inborn and innate. The relationship between man and God is strong and permanent. However, the dedication to spiritualism and sacredness will lead to the harmonious relationship with man, nature, and God. Next aim is freedom. Freedom is considered as an integral aspect of human development. Education is a man-making process. It explores the innate powers exists within the man. It is not an imposition, rather a liberal process which provides utmost freedom to the individual for his all-round development. He says education has meaning only when it is imparted through the path of freedom. Next aim is correlation of objects. Correlation exists among God, man, and nature. A peaceful world is only possible when the relation between man and nature will be established. Next aim is mother tongue as the medium of instruction. Language is the true vehicle of self-expression. Man can freely express his thought in his mother tongue. Tagore has emphasized mother tongue as the medium of instruction for the child's education. Next aim is moral and spiritual development. Tagore emphasized moral and spiritual training in his educational thoughts. Moral and spiritual education is more important than bookish knowledge for an integral development of human personality. There must be adequate provision for the development of philanthropic activities, cooperation, and love for fellow feeling and sharing among the students in educational institutions. The next aim is social development. According to Tagore, Brahma, the Supreme Soul, manifests himself through men and other creatures. Since he is the source of all human beings and creature, so all are equal. Rabindranath Tagore therefore said, service to man is service to God. All should develop social relationship and fellow feeling from the blessings, the beginning of one's life. Education aims at developing the individual personality as well as social characters, which enables him to live as a worthy being. Tagore's ideas for creating a system of education aimed at promoting international cooperation and creating global citizens. Tagore envisioned an education that was deeply rooted in one's immediate surroundings, but connected to the cultures of the wider world, predicated upon pleasurable learning and individualized to the personality of the child. He felt that the curriculum should revolve organically around nature, with flexible schedules to allow for shifts in weather and
with special attention to natural phenomena and seasonal festivities. Educational thoughts of Tagore, the principle of Tagore education philosophy are as follows. Self-realization should be one's goal of education. He formulated goal of education by synthesizing the ancient Vedantic education with the modern Western scientific attitudes. For developing creative faculties, the child should be provided opportunities for self-expression. He supported integral development of human power, including physical, intellectual, moral, and religious development. He supported harmony with the environment one lives in and to be in harmony with one's environment. Children should not be forced to receive knowledge through books. The aim of education is to make the child self-sufficient and to earn for livelihood. Education should make the child able to practice the ideas and values of national culture. Education should train the children to become a complete human being. Curriculum and methods of teaching. Tagore's view on curriculum should be based on the activities and broad experience of the real life experience. He suggested incorporating many co-curricular activities as an essential part of curriculum for creative development of the child. He suggested the subjects like history, geography, nature study, agriculture, and practical subjects as part of school curriculum with horticulture, gardening, field study, laboratory work, arts, sculpture, vocational and technical subjects. The creative and cultural activities like dancing, singing, painting, designing, sewing, cutting, knitting, and cooking should be a part of curriculum. Tagore suggested the method of teaching like teaching while walking, discussion, and question answer method, activity method, excursion, field visit, etc. Tagore was a naturalist and also an idealist, and he wants things of beauty and nice virtues to be taught in the curriculum. He lays stress on those subjects who make a child full and rich in knowledge. He also wants them to appreciate truth, beauty, and goodness. This guides us towards the curriculum. Subjects recommended by him to be taught are history, geography, nature study, language, and science. Activities for finer subjects will include music, art, poetry, dancing, and dramatics. He was very particular about music and drama. Music is essence of life and drama releases the children's tension and anxiety. टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? टैगोर पूर्ण मानव होल मैन को विकसित करना चाहते थे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तत्कालीन पाठ्यक्रम को दोष मुक्त बताया तथा मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए एक व्यापक क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की रचना की, जिससे प्रत्येक बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए अपने ज्ञान को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करके पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सके।
दूसरे शब्दों में टैगोर ने प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए उसमें विभिन्न विषयों के साथ साथ सहगामी क्रिया को करिकुलर एक्टिविटीज को भी स्थान दिया। उनकी विश्व भारती के पाठ्यक्रम में आज भी इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, खेती तथा व्यवहारिक विज्ञान के साथ साथ बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, मौलिक रचना, ड्राइंग तथा विभिन्न उद्योगों जैसे चमड़े का कार्य, हस्तकला, सिलाई, बुनाई, कताई, बर्तन तथा कागज बनाना आदि क्रियाओं एवं नाटक, नृत्य, कविताओं, प्रदर्शनी, खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। Now, methods of teaching. According to Rabindranath Tagore, he does not believe in routine methods of teaching. He broke new ground in the methodology of teaching. His belief is not in routine method of teaching. Even at the outset, the quote Dr. R.S. Mani, when he opened his new school, he declared that the ordinary routine methods of teaching were not to be expected in his institution. He rejected mechanical methods of teaching. These methods were uninspiring. Tagore wanted the boys to progress at their own rate without being recorded by others. शिक्षण पद्धति। टैगोर ने प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति तत्कालीन नीरस तथा निष्क्रिय शिक्षा पद्धति की कृत्रिमता का विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, उसे जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। इस संबंध में टैगोर का विचार था कि बालक का विकास उसकी रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने का अवसर मिलना परम आवश्यक है। अतः टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए निम्न विधियों को उपयुक्त माना तथा उसका प्रयोग अपनी प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था शांति निकेतन में किया। सर्वप्रथम भ्रमण के समय पढ़ाना, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है और न ही उसके शरीर पर। ऐसी गतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते हैं कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियां सतर्क रहती है, अतः वे अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते। इस दृष्टि से टैगोर के ही शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी विधि वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रट लेने तक ही सीमित नहीं होती, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होती है। वे कहते थे कि बालकों को प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं, उनके समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं को भी रखना चाहिए, जिससे वे इन समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सके। तीसरी पद्धति क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया।
उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी ना किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया। टैगोर क्रिया के सिद्धांत में इतना विश्वास करते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछे क्या मैं दौड़ाऊं, तो वे कहते थे अवश्य। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने तथा कूदने फादने से थकावट दूर हो जाती, जिसे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दशा में आ जाता। अतः बालक की प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा में खेल और क्रिया दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। भ्रमण, टूर एंड नेचर स्टडी के द्वारा भी शिक्षा देनी चाहिए। इनसे विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियां सतर्क होती है। वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि का प्राय उपयोग किया जाना चाहिए। बालकों को विविध प्रकार की क्रियाओं जैसे कूदना, फादना, अभिनय करना, तैरना आदि करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा में पाठ्येतर क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज का विशेष स्थान होना चाहिए, जैसे अभिनय, नृत्य, सृजनात्मक कार्य करना, भोजन पकाना इत्यादि। पुस्तकों पर अधिक जोर देने के बजाय सीखने का उत्तम सामाजिक पर्यावरण बनाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए छुट्टियों का कोई महत्व नहीं है। वे इन दिनों में सब्जियों के बगीचे में काम कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं और छोटी मोटी मरम्मतें कर सकते हैं। बच्चों का विद्यार्थी काल भी एक प्रकार से मानसिक गर्भकाल समझना चाहिए। हमारी आनंद रहित, रोकी फीकी तथा निर्जीव शिक्षा के कारण जीवन की वहां बड़ी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। हम कुछ रटी हुई बातों का बोझा खींचते हुए शिशुकाल से बालपन और बालपन से यौनावस्था में प्रवेश करते हैं। रटते रटते हमारी कमर झुक जाती है, परंतु इस पर भी हमारा मनुष्यत्व भली भांति फलता फूलता नहीं है। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि टैगोर उन्मुक्त, सृजनात्मक और क्रियाकलापों के वातावरण में शिक्षा प्रदान करना उपयुक्त मानते थे। नाउ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, टीचर एंड डिसिप्लिन. Tagore suggested that school should be situated in a peaceful place where child can concentrate and be in tune with nature. Educational institutions should conserve and transmit the heritage of culture. Teachers should be reflective practitioner and should behave with the child with love, affection, sympathy and consideration. Teachers should engage children in useful and constructive activities and motivate to learn by their experiences. Teachers should be the creator of conducive environment for the students. Tagore suggested to practice self-directed discipline, but not impose discipline on the student. That can only help student for self-development. It is activity method he wants teaching learning to be a joyous adventure full of thrills, wonders and surprises. It could be heuristic approach, let the child find out through activity. It is also sense training through and through. It is also naturalness and teaching. Schools is not to be a factory and learning has got to be enjoyable. His approach is Gestalt approach. He believes that children learn their lesson
with the aid of their whole body and mind, with all the sense fully active and eager. He thus believes in whole methods of teaching rather than in part methods. The role of teacher is important. He is the guru. He is to guide the students. He is to keep them on the track. He is also to keep in contact with them. Teacher is also to remain learner throughout his life. He who fails as a learner fails as a teacher. रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक, टैगोर का विश्वास था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है, अतः उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दूसरे शब्दों में टैगोर ने शिक्षक को मुख्य आधार माना। उन्होंने शिक्षक के निम्नलिखित कार्यों पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम, शिक्षक बालक की पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। द्वितीय, शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर बल न दे, अपितु ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें क्रियाशील रहते हुए बालक अपने निजी अनुभवों द्वारा स्वयं ही सीखता रहे। शिक्षक को चाहिए कि वहां बालकों की रचनात्मक शक्तियों को उत्तेजित करता रहे, जिससे वे रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। शिक्षक शिक्षक ही नहीं अपितु गुरु होना चाहिए। शिक्षक का आचरण आदर्श समाजवादी और सहृदय होना चाहिए। एक शिक्षक तब तक अपने विद्यार्थियों को भली भांति शिक्षित नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अध्ययनशील न हो। जैसे एक दीपक दूसरे दीपकों को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं अपनी लौ को प्रज्वलित नहीं करता रहे। द पैरेट ट्रेनिंग नामक एक लघु कथा में टैगोर ने व्यंग्य किया है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में हम शिक्षक बालक को पिंजरे का तोता बना देते हैं और उसके व्यक्तित्व को वोट देते हैं, उसे मार डालते हैं। According to Rabindranath Tagore, discipline. Tagore does not want that we should be harsh to children. They should be treated with all sympathy and consideration. He also believes that child's mind is quite sensitive and it will pick up things of its own. Discipline was never, in fact, a serious problem for Tagore. He says that if the atmosphere is good, discipline problems will not arise. It is only control that leads in scandals and indisciplines. So, where there is freedom, no question of indiscipline. He also believes in self-discipline. He wants children to experiment, but not in an indisciplined manner. Tagore recognizes that the boys are full of enthusiasm, and when they find opportunities for self-expression, they may be little uncontrollable. He could rather enjoy the children expressing themselves freely in their outburst of playful spirit, which may seem uncontrollable, but not tolerate the repression of the child with any freedom to expand. Therefore, after analyzing the psychological cause of indiscipline, he gave the children unrestricted freedom to do whatever they liked.
This way, many psychological complexes are eliminated and naughtiness seldom occurs. Further, man should be disciplined through art. Tagore discovered that the secret of maintaining discipline lies in the development of integrated personality. It is basically discipline of freedom. अनुशासन अनुशासन ऊपर से थोपा ना जाए, वहां आंतरिक होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए। बालकों को तो न तो पुरस्कार से ललचाकर और न दंड से भयभीत करके अनुशासन रखने का प्रयास करना उचित है। शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। विद्यार्थी को शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि यदि कोई अपराध हो जाए तो उसे अपने आप को दंड देना मनुष्य का कर्तव्य है। दंड भुगते बिना मन वास्तविक स्थिति पर नहीं आता, परंतु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों के द्वारा अपने आप को दंड दिलाना उचित नहीं है। टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, एन एस्टीमेट ऑफ टैगोर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। टैगोर पर रॉबिन्सन क्रूसो नामक पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। वे यह भी विश्वास करते थे कि मानव तथा प्रकृति में मौलिक एकता है। वे बालक के प्राकृतिक भावों को नगरों की गंदगी तथा अनैतिकता से दूर प्राकृतिक वातावरण में विकसित करना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि बालक की शिक्षा मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार हो, परंतु इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री टैगोर को प्रकृतिवादी की संज्ञा से अलंकृत किया जाए अथवा कोई उन्हें प्रयोजनवादी कहकर संबोधित करने लगे। वास्तविकता यह है कि टैगोर आरंभ से ही आदर्शवादी थे और अंत तक रहेंगे। उन्होंने मानव के आध्यात्मिक विकास हेतु प्रकृति को केवल एक सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में स्वीकार किया और सुझाव दिया कि स्कूलों को नगरों से दूर जाकर जंगलों में खुले हुए प्राकृतिक वातावरण में प्राचीन गुरुकुलों द फॉरेस्ट स्कूल की भांति स्थित होना चाहिए। इस दृष्टि से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में रविंद्रनाथ ने किसी मौलिक दर्शन को उत्पन्न करने का दावा कभी नहीं किया। उनका लक्ष्य भारतीय परंपरा का विश्लेषण करना अथवा उस पर चिंतन करना नहीं था। उन्होंने इसको अपनी स्वयं की सजीव शैली तथा सामान्य अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया तथा आधुनिक जीवन में उसका औचित्य बताया। कुछ भी हो, टैगोर 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने विदेशी राज्य द्वारा निर्धारित की हुई नीरस तथा निष्क्रिय शिक्षा के विरोध में एक ऐसे शिक्षा दर्शन का विकास किया जिसकी भारत को आवश्यकता थी तथा इसके द्वारा संपूर्ण मानव का विकास हो सकता है। इस दृष्टि से हम एच.बी. मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं, टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के सम्मुख शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में से ऐसे शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उन्हें आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। Tagore was the greatest prophet of educational renaissance in modern India. He waged a ceaseless battle to uphold the highest educational ideal before the country and conducted educational experiments at his own institution, which made them living symbols of what an ideal should be. इस प्रकार हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे।
संक्षेप में हम देखते हैं कि टैगोर का जीवन दर्शन कैसा था। टैगोर आदर्शवादी थे और मानवतावादी भी थे। वे केवल दार्शनिक तथा समाज सुधारक ही नहीं अपितु राष्ट्रवादी भी थे। शिक्षा दर्शन कैसा था उनका? शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत उन्होंने बताए, जो कि है मातृभाषा स्वतंत्रता, आत्म प्रदर्शन के अवसर, प्रकृति की गोद में शिक्षा, सामाजिक संपर्क, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का जीवन से संबंध, भारतीय संस्कृति का ज्ञान तथा चतुर्मुखी एवं सामंजस्यपूर्ण विकास आदि। टैगोर की शिक्षा धारणा शरीर तथा आत्मा का प्रकृति की गोद में स्वस्थ विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य, आध्यात्मिक संस्कृति के विकास का उद्देश्य, पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य, मस्तिष्क की स्वतंत्रता का उद्देश्य, सत्य की एकता का उद्देश्य तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य। टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण मानव बनाने के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां भ्रमण के समय पढ़ाना, वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि एवं क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि। टैगोर के अनुसार शिक्षक शैक्षिक वातावरण का निर्माता होना चाहिए। मूल्यांकन भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू।